आज का टॉपिक है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। पहले इसी को टूर ऑफ ड्यूटी कहते थे और इस स्कीम के तहत जिनकी भर्ती होगी, जिनको रोजगार मिलेगा, वे अग्निवीर कहलाएंगे। 2 दिन पहले इस योजना का अनाउंसमेंट हुआ है स्वयं डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाओं के चीफ के द्वारा। उसके बाद से ही इस पर कुछ विवाद सामने आए हैं। विवाद के मुख्य 3 बिंदु रहे हैं। पहला ये सिर्फ 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट क्यों? दूसरा, 4 साल के बाद जब उन्हें वापस कर दिया जाएगा तो फिर उन्हें पेंशन क्यों नहीं? और तीसरी बात है, ये सिर्फ पैसा बचाने की मंशा से किया गया है, इसमें सर्विस की कोई योजना नहीं है। दिस इज ओनली मनी मोटिवेटेड स्कीम, नॉट ए सर्विस मोटिवेटेड। 3 बातें हैं। इन 3 बातों को पहले मैं आपके सामने रखूंगा, फिर एनालिसिस, फिर कंक्लूजन। लेकिन अपनी बात कहने के बाद एक बात मैं साफ कर दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक टीचर रहा हूं। मेरे विचार निष्पक्ष होते हैं, न किसी का समर्थन में न किसी के विरोध में। जो सच्चाई सामने आती है उसका मैं मेरिट के आधार पर मूल्यांकन करता हूँ, इसलिए मेरी बात का कोई अर्थ ना लगाया जाए। अब रही बात पहली बात की 4 साल के लिए ही क्यों, तो जिन्होंने ये बात सामने रखी है उनका सोचना है कि पेशेवर सेनाएं कभी भी रोजगार की योजनाएं नहीं चलाती हैं। ये सेना सिर्फ रोजगार का अवसर नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भी है। इसको अगर ध्यान में रखा जाएगा तो सिर्फ रोजगार की दृष्टि से इसे नहीं देखना चाहिए। आज 4 साल के लिए बहाली है, कल अगर सेना के हित में, राष्ट्र के हित में सेना को सक्षम बनाने के लिए जरूरत पड़ी, ये 4 साल भी शायद समाप्त कर दिया जाए और सेना को कम कर दिया जाए। सेना को कम क्यों किया जाए? इसलिए अगर पूरी दुनिया की तस्वीर हमारे सामने हम रखते हैं तो पूरी दुनिया ने अपनी सेनाओं को बहुत कम कर दिया है। अकेला भारत है जहां था वहीं है अभी भी। चाइना में पहले 48 लाख सैनिक थे, आज कितने हैं? मात्र 20,35,000, 20,35,000। अमेरिका में भी बहुत अधिक सैनिक थे, रसिया में भी थे, आज वहाँ 9 लाख और 10 लाख है। भारत में 13 लाख तब भी थे और 13 लाख अब भी हैं। सेनाएं कम नहीं हुई हैं, इसलिए कि रोजगार के दृष्टि से इसे देखा गया है। सॉरी, जो सेना के हक में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, ऐसा वे कहते हैं, ऐसा वे सोचते हैं। अब आप देखिए कि सेना में जो संख्या है उसमें हम आधे ज़्यादा हैं रसिया से भी और अमेरिका से भी। और सेना पर जो खर्च हो रहा है वो अमेरिका कर रहा है $800 बिलियन, चाइना कर रहा है $300 बिलियन हर साल डिफेंस बजट, और भारत सिर्फ और सिर्फ $77 बिलियन भारत का खर्चा है। सेनाएं अधिक और उस पर खर्चा कम। ये अजीब बात है। और लोग तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। भारत का एक्सपोर्ट लगभग 0 है। थोड़ी कोशिश अभी हो रही है लेकिन वो सक्षम नहीं हुआ है। और जहाँ तक इंपोर्ट करने का सवाल है, जो औजार, जो हथियार हम इंपोर्ट करते हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। पहला है सऊदी अरबिया, उसके बाद भारत है जो सबसे बड़ा मुल्क है जो बाहर से औजार खरीद के अंदर लाता है। ये सामने सच्चाई है। अर्थात ये कि सेनाओं को छोटी सेना बनाना बहुत ज़रूरी, सेना की संख्या को रेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी सेना के हित में। और ज्यों-ज्यों सेनाएं कम होती जाएंगी तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी। जो पैसा बचेगा सेना को कम करने में, वो पैसा सेना में ही लगाया जाएगा, टेक्नोलॉजी में लगाया जाएगा। आप इसका अंदाज लगाइए कि करीब करीब जो $77 बिलियन हमारा हर साल का बजट है, डिफेंस बजट, उसमें $39 बिलियन सिर्फ हम खर्चा कर रहे हैं। कहाँ पर? पेंशन में और सैलरी में। सिर्फ हमारे हाथ में $36 बिलियन बचता है। उसमें क्या क्या होगा? सिर्फ डे टू डे को हम मेंटेन कर पा रहे हैं। कोई मॉडर्नाइज सेना को हम नहीं कर पा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे हैं।
या सेना की संख्या को रेशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई ये थिएटर कमांड हम नहीं लागू कर पा रहे हैं, ये सारी बातें कुछ भी हम नहीं कर पा रहे हैं। 50 साल पहले 1971 में जो लड़ाई हम लड़े थे, जहाँ सेना लड़ी थी, जहाँ सेना जिस रूप में थी, आज ठीक उसी रूप में है। कहीं कोई मॉडरेशन हुआ ही नहीं, इसका कोई रिफॉर्म हुआ ही नहीं, इसका जो बिल्कुल ओवरड्यू है, जल्दी से जल्दी इसको करना चाहिए। उसके लिए संख्या सैनिकों की हो सकती है कम, इसलिए 4 साल उनके हिसाब से जस्टिफाइड है, ये कहना है उनका। अब आप इन सारी बातों को जब सामने रखते हैं तो आप जानते हैं कि गल्फ वॉर में क्या हुआ था। 1991 में जो गल्फ वॉर हुआ अमेरिका और सद्दाम हुसैन की सेना इराक के बीच में, ये सद्दाम हुसैन के पास 10 लाख डेजर्ट माउस थे, वो देखते रह गए और बहुत छोटी सी टुकड़ी अमेरिका की पूरी तरह तहस नहस कर दिया उसको। तो सेना छोटी लेकिन अधिक सक्षम। तो ये टेक्नोलॉजी की जो अहमियत है वो हम समझते हैं, उसको लाना बहुत ज़रूरी है। वो पैसा अगर बचता है पेंशन से या सैलरी से, वो पैसा सेना में ही खर्च करना है, यही इसका पूरा मकसद। मान लिया जाए कि अगर सैलरी से या पेंशन से पैसा नहीं बचाना है, ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए कहा गया है कि डिफेंस बजट जो सैनिकों पर खर्चा हो रहा है उसे बढ़ा दिया जाए। अभी 5.2 लाख करोड़ है, $77 बिलियन है, उसको बढ़ा दिया जाए। कहाँ से बढ़ेगा? जब डिफेंस पर खर्चे बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट से पैसे ही आना है उसको। अब डेवलपमेंट तो पहले से ही हाहाकार में है। हॉस्पिटल देख लीजिए, स्कूल कॉलेज देख लीजिए, रोजगार के अवसर देख लीजिए। वहाँ अगर और पैसे निकालेंगे तो और तबाही मचेगी। तो क्या करें? पैसे को डिफेंस में लगावें या डेवलपमेंट में लगावें? पहले से ही डिफेंस डेवलपमेंट इम्बैलेंस है। बैलेंस होना तो दूर, और अधिक इम्बैलेंस करना कोई होशियारी का काम नहीं है। अब बात कही जाती है कि भाई पेंशन, बिना पेंशन के आप भेज रहे हैं वापस। बात सही है, बिना पेंशन के कैसे रहेंगे वो? लेकिन एक बात जो सच्चाई सामने आई है वो ये है कि अमेरिका में जो सैनिक रिटायर हो रहे हैं उसमें से 80% बिना पेंशन के रिटायर हो रहे हैं। ये सच्चाई सामने आई है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ पैसा को बचाने की योजना है, तो इनका कहना है कि ये सेनाएं नफ़ा नुकसान नहीं देखती, ये सिर्फ राष्ट्र का और सेना का हित देखती है। घाटा हो लाभ हो कोई बात नहीं है, उसके दिमाग में नहीं जाती। ये नॉन एक्सपेंडिचर हैं, ये खर्चे हैं नॉन एक्सपेंडिचर, इसमें नॉन प्रॉफिट नहीं आता है, नॉन प्लान्ड होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है किसी भी मुल्क को। अब रही बात, जहाँ तक भारत को सामना करना है चाइना का, सीमा पर उनकी बड़ी सेनाएं खड़ी बैठी हैं, वहाँ पर वेट कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। अगर भारत को लड़ना है तो जो $77 बिलियन का बजट है उसे चाइना के बराबर $300 बिलियन करना पड़ेगा, जो करना असंभव है। लेकिन जितना कर सकते हैं उसकी शुरुआत तो होनी चाहिए ना, ये कहा जाता है। अब रही बात, जहाँ तक ये सारी बातें हुई, अब देखिए इसमें जो व्यूज आए हैं, विचार जो आए हैं, उनका कहना है ये जस्टिफाई करना तो बड़ा आसान है, 4 साल की सर्विस को जस्टिफाई करना बड़ा आसान है, लेकिन इसका परिणाम क्या होने जा रहा है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसको देखिए। उनका कहना है ये 4 साल की जो सर्विस है उसमें 6 महीना तो ट्रेनिंग दी जाएगी, और 6 महीना के ट्रेनिंग में आप क्या क्या बताएंगे उसको, फिजिकली, मेंटली, प्रोफेशनली क्या आप पूरी तरह सेना उन्हें बना पाएंगे? कहा जाता है बिल्कुल नहीं। क्या वो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट होंगे, ब्रह्मोस मिसाइल चला पाएंगे? कहा जाता है बिल्कुल नहीं। तो फिर सेना में लाने का क्या मतलब है? और ये 4 साल में रेजिमेंटल इमोशन उसमें बनेगा क्या? वननेस, हम एक हैं अपने रेजिमेंट के, अपने बटालियन के, उसके लिए जान दे देती है सेना, सैनिक जान दे देते हैं सैनिक। देश तो बाद में है, रेजिमेंट सामने है। रेजिमेंटल जो जज्बा होता है, जो जोश होता है, वो पैदा होना बहुत ज़रूरी है। 4 साल में तो वो लेफ्ट राइट भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। और भारत की सेना में इन्वॉल्व होना है,
कल जाके उसको सीमा पर उसकी पोस्टिंग होगी, उन्हें लड़ना पड़ेगा उनके साथ जो बहुत पहले से रेगुलर फोर्स हैं। तो रेगुलर फोर्स के लिए कहीं ये बोझ तो नहीं बन जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इनका यूनिफॉर्म अलग होगा, रैंक अलग होगा, इनके बैजेज अलग होंगे। उनको लगेगा कि शायद ये लोग किसी और बिरादरी के हैं, सैनिक नहीं हैं। तो एक होके एकजुट इमोशनली फिजिकली नहीं होगा, सेना कैसे लड़ेगी। अब जहाँ तक बात है इनके फौज में जाने का, तो कहा जाता है कि इसको अभिमन्यु तो हम बना रहे हैं, इन सैनिकों को 4 साल के लिए अभिमन्यु तो बना रहे हैं, लेकिन क्या ये अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि नवसिखों की जमात जमा हो जाएगी, भरमार हो जाएगा, ये परेशानी के कारण बनेंगे हमारे लिए। उनके दिमाग में हर समय वहाँ सीमा पर बात रहेगी, जिनके साथ हम लड़ रहे हैं वो तो सब दिन यहीं रहने वाले हैं, हमें जाना है। तो हर समय दिमाग में यह हाउंट करती रहेगी बात कि 4 साल के बाद हमें वापस जाना है, 4 साल के बाद हमें वापस जाना है। क्या कभी भी कैजुअल अप्रोच से बाहर आकर सीरियस अप्रोच इनका होगा, ये बड़ा सवाल है। अब रही बात कि ये 46,000 हर साल, 46,000 हर साल जिनका अपॉइंटमेंट होगा, उसमें से 4 साल के बाद 35-40 हज़ार हर साल वापस आएंगे समाज में, सोसाइटी में। तो सोसाइटी के दृष्टिकोण से कहा जाता है कहीं सोसाइटी का भी सैन्यीकरण तो नहीं हो जाएगा, कहीं सोसाइटी मिलिट्राइज तो नहीं हो जाएगी, ये खतरा बना हुआ है। कहीं अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ तो नहीं जाएगा, कहीं ये जो वापस आए हैं 4 साल बाद, ये ट्रेंड हैं आर्म्स को चलाने में, गन को, बंदूक को चलाने में ट्रेंड हैं, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं होगा, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको अपने साथ तो ले जाने में सफल नहीं हो जाएगी और वो उनको पॉलिटिसाइजेशन करेंगे, राजनीतिकरण करेंगे। ये राजनीतिकरण या अपराधीकरण या सैन्यीकरण, इसके खतरे समाज में बने रहेंगे, ये बातें कही जाती हैं। और इन्हीं बातों के साथ मुझे लगता है इसका मूल्यांकन, प्रॉस एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष दोनों में इसका मूल्यांकन होना बिल्कुल जरूरी है समय रहते हुए। इस योजना के बारे में सरकार ने जो बातें कही हैं इसके पक्ष में, और इस योजना का विरोध करने वाले ने भी जो विरोधी बातें कही हैं, दोनों बातें हम आपके सामने रख चुके हैं। अब मैं इसका कंक्लूजन करूँगा। कंक्लूजन में पहली बात यह है कि 4 साल की जो अवधि है, 4 इयर्स का जो टेन्योर है, ये किसने देखा है कल क्या होगा। जो ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कोर्स की शुरुआत हुई थी वो मात्र 5 साल के लिए हुई थी, आज वो 14 साल हो चुका है। कल क्या पता ये 4 साल भी 14 साल हो जाए। इसलिए आशा बनी हुई है, निराश होने की उतनी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, सबके सब वापस नहीं आ रहे हैं 4 साल बाद, 25% वहीं रहेंगे, उनको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो अस्थायी सेनाओं को मिल रही है, वो रेगुलर फोर्स का लाएंगे। ये जो 46,000 हर साल जाएंगे सेना में, उनके दिमाग में बनी रहेगी कि हम अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा काम करें, ताकि हम वो 25% जो वहाँ सेलेक्ट होने वाले हैं 4 साल बाद, उसमें हम जा सकें। ये कॉम्पिटिशन बना रहेगा और उसमें सारी शक्ति लगा देंगे कि हम उसमें आगे बढ़ें। अगर वापस भी आना पड़ा तो फिर वापस आकर के उनको दूसरी सर्विस मिलने में सुविधा होगी, रिजर्वेशन रहेगा। तीसरी बात, जो एज फैक्टर है, ये 17.5 साल से 21 साल के बीच में सेना में जा सकेंगे। 17.5 to 21 years of time when they can apply for this post. And once they retire, जब रिटायर करेंगे वो 21 साल से 25 साल के बीच में उनकी उम्र होगी। तो 25 साल तक मैक्सिमम हुआ, ये तो यंग ही रहेंगे, ये पढ़ाई कर सकते हैं, आगे कोई रोज़गार कर सकते हैं, उनके हाथ में करीब 12-13 लाख रुपया होगा और दूसरी सर्विस करें, अपना रोज़गार करें, आगे पढ़ें। मतलब लाइफ का जो दूसरा इनिंग है उसको भली भांति वो संवार सकते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। अब जहाँ तक बात हुई
सैलरी का हर महीने 30 से 40 हज़ार महीना उनके हाथ में आएगा। थोड़े पैसे कटेंगे जो बाद में वही कुल मिला के 11-12 लाख उनको मिलेगा, लेकिन 30-40 हज़ार मिलेगा। और साथ में कस्टमाइज्ड पैकेज हर महीना मिलेगा, और जो रिस्क और हार्डशिप का जो अलाउंस मिलता है किसी भी रेगुलर सैनिक को, वो इन्हें भी मिलेगा। और साथ ही साथ 48 लाख रुपए का इनका इंश्योरेंस किया हुआ होगा। कोई परेशानी हो जाए, कोई खतरा आ जाए जीवन पर, तो ये 48 लाख उनको मिलेगा। ये सारी बातें हैं। अब जहाँ तक बात है कि सेना को, अब आप अंदाज लगाइए कि हर साल 46,000 सेना में नई भर्ती होगी। ये नवयुवक होंगे, यंग सोल्जर होंगे, जज्बा से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, कुर्बानी का सपना देखने वाला। तो सेना का जो एज होगा वो कम होगा और उसमें जज्बा ज़्यादा रहेगा, जोश ज़्यादा रहेगा, आगे बढ़ के काम करेंगे। ये प्लस पॉइंट उसका होगा। ये कहना कि ये नालायक वहाँ पर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। और रही बात, कोई इमरजेंसी आ गई कल, तो रेडीमेड ट्रेंड किया हुआ सैनिक हमारे समाज में उपलब्ध है, तुरंत सेना को भेज दिया जाएगा इमरजेंसी में। यूक्रेन में क्या हुआ, निहत्थे बूढ़े कोई औरतों को हाथ में बंदूक पकड़ा दिया गया, जो कभी बंदूक हाथ से छुआ नहीं था, टच नहीं किया था, उनको चलाना पड़ रहा है। ये नौबत यहाँ नहीं आएगी अगर ये अवेलेबल रहेंगे हमारी सोसाइटी में। और जहाँ तक सवाल है अप्लाई करने का, जो अप्लाई करेंगे हो सकता है, ये भय है कि बेस्ट टैलेंट सोसाइटी का अप्लाई करे ही नहीं, लेकिन जो सेकंड बेस्ट होगा अगर वे अप्लाई करते हैं सेना में आकर के, वही बेस्ट बन जाते हैं। सेना के लिए कोई फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड नहीं होता है, आम लोग होते हैं। और उनका जो क्वालिफिकेशन होता है, जब जाएंगे सेना में तो उनका क्वालिफिकेशन छोटे पोस्ट के लिए नॉन मैट्रिक, थोड़ा सा बड़ा पोस्ट जो है उसमें मैट्रिक, और थोड़ा सा जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें 10+2 का भी क्वालिफिकेशन होगी। ये अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ये संभाल लेंगे अपने जीवन को। अब रही बात, जो लोग कह रहे हैं कि ये 35-40 साल हर साल सेना से वापस आएंगे, समाज में अपराधीकरण बढ़ेगा, समाज का सैन्यीकरण करेगा, समाज मिलिटराइज हो जाएगी, या ये राजनीतिकरण हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बातें हैं। ये बातें कभी नहीं होने वाली है। क्यों? वो समाज में कहाँ जाने वाला है वापस? दूसरी नौकरी मिलेगी उसको, 4 साल बाद वो चले जाएंगे, या उनके हाथ में एज फैक्टर बहुत बड़ा उनके फेवर में है, ये फिर से अपना कोई रोज़गार करेंगे। उस रोज़गार में थोड़ा अपने पेरेंट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि 11 से 13 लाख रुपये उनके हाथ में रहेगा उस समय। ये सारी आशा की बातें हैं जो सच भी है। और रही बात कि नौकरी मिलने का, तो नौकरी मिलने में जैसा मैंने कहा कि उसके हाथ में ये अग्निवीर सर्टिफिकेट हाथ में रहेगा, जो उसको हर जगह उनको मदद करेगा। और जहाँ तक बात है, जो हमारे सेना के जनरल साहब ने अपने विचार दिए हैं, जो सेना में बहुत दिन तक रहे, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और वो आज रिटायर हो गए हैं, उनमें से बहुतों ने इसका विरोध किया है। तो दे आर इंटाइटल्ड टू हैव देयर व्यूज़ एंड आई रिस्पेक्ट देयर व्यूज़, देयर इज नो डाउट। जो जनरल साहब ने अपना विचार दिया है, संभव है उसमें से अधिकतर मेरे स्टूडेंट रहे होंगे एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, या मेरा नहीं होंगे तो मेरे सीनियर का होंगे। लेकिन ये सारी बातें जो मैं इस टॉपिक पर कर रहा हूँ, सारी बातें उन्हें पढ़ाई गई होगी ज़रूर। आज वो जनरल बन गए, बड़े बन गए, और बड़े विचार उनके पास हैं, और वो अपनी बातें कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन इस माने में मिलिट्री साइकोलॉजी से संबंधित जो बातें हैं, मैं कहना चाहूँगा कि ये मिलिट्री थियरिस्ट, एक बहुत फेमस मिलिट्री थियरिस्ट ने कहा है कि सेना के मन में नई बात तो आप डाल सकते हैं, नई बातें सेना के मन में, दिमाग में आप डाल सकते हैं, लेकिन पुरानी बातों को आप निकाल नहीं पाएंगे। यू कैन पुट इनटू द माइंड ऑफ द सोल्जर द न्यू थिंग, द न्यू ओपिनियन, न्यू आउटलुक, बट यू कैनॉट टेक आउट दोज ओल्ड थिंग्स फ्रॉम देम। ये बातें कही गई है, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इस संबंध में एक और वीडियो मैं बनाऊंगा अगले सप्ताह, इंग्लिश में वो वीडियो होगा।
इस बीच जो डेवलपमेंट होगा उसको भी मैं उस वीडियो में समावेश करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।